हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आज के सेशन में एक खास जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं क्या है आज खास जानकारी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बजट पर। आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हों और कैसा भी वर्क करते हैं, आपके लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है। समाज के हर व्यक्ति को या विश्व के सभी आदमी के लिए ये बजट बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे घर के लिए एक बजट होता है, उसी तरह हमारे भारत को चलाने के लिए भारत सरकार भी एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, जिसे हम बजट कहते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसे फ्रेंच में बॉगेट कहा जाता था, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले बजट 1773 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। बजट शब्द का नाम 1803 ईस्वी में दिया गया और भारत में सबसे पहले बजट 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और उनके वित्त सचिव या उनके विधानमंडल में जो सचिव थे वित्त मंत्रालय के जेम्स विल्सन, इनके द्वारा भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया। इन्हें भारत में बजट प्रस्तुत करने का या बजट का प्रणेता माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब जान लेते हैं बजट होता क्या है। तो जैसे आप 100 रुपये महीने में कमाते हैं, तो आपने पूरे महीने में खर्च के लिए कुछ ना कुछ अनुमान लगाया होगा। आप शायद लिखित तरीके से नहीं करते, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा काम होता है या कई संस्थाएं मिलकर एक काम करती हैं, तो उसमें हमें लिखित तरीके का बजट प्रस्तुत करना होता है। जैसे आप कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो कंपनी खोलने से पहले आप उस पर विचार करेंगे कि हमें इस कंपनी के निर्माण में कितने रुपए लगेंगे, इसके बाद जो हम मशीन्स लाएंगे उसमें कितना खर्च होगा, इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट्स होंगे उसमें कितना खर्च होगा। तो इन्हीं सभी का लेखा जोखा बजट कहलाता है। तो भारत सरकार को जितनी आय और व्यय एक वर्ष में होता है, उसका सभी का लेखा ही बजट होता है। तो चलिए जानते हैं भारत सरकार को आय कैसे होती है और व्यय भी कैसे होता है। तो अगर हम बात करें आय की, तो आय भी दो प्रकार की होती है। एक होती है राजस्व आय और दूसरी होती है पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय में क्या होता है, तो जितने भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, ये पूंजीगत आय के अंतर्गत आती हैं। जैसे LIC, ONGC, रेलवे, इसके साथ सरकारी संपत्तियां जितनी भी होती हैं, ये आती हैं पूंजीगत आय के अंतर्गत। और दूसरा होता है राजस्व आय। तो राजस्व आय का मतलब होता है इन संस्थाओं के अलावा भारत सरकार को जो अलग से आय मिलती है, उसे कहते हैं राजस्व आय। जैसे आप कोई बिस्कुट खरीदने दुकान पर जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो उस पर GST इंक्लूड होता है और उस पर लिखा होता है सभी करों सहित। इसका मतलब होता है भारत सरकार ने जितने भी कर लगाए हैं उन्हें पहले ही वसूल लिया गया है। तो आपको जो 5 रुपए का बिस्किट दिया जाएगा उस पर कर सहित लगा होता है, उसके बाद की वैल्यू 5 रुपए लिखी होती है। तो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप कर देते हैं। कर का मतलब टैक्स। सरकार इसी तरह से अपनी इनकम करती है। तो कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कर, एक होता है अनडायरेक्ट। डायरेक्ट कर मतलब प्रत्यक्ष कर, जो आपसे डायरेक्ट लिया जाए, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, जो व्यक्ति होती है अगर उसकी सालाना आय अब इस वर्ष बढ़ा दी गई है 7 लाख से अधिक है, तो उसे कर देना पड़ेगा। तो अगर आप प्रत्यक्ष कर की बात करें, तो आप प्रत्यक्ष कर में जैसे आपने नाम सुना होगा GST। तो जो GST होता अप्रत्यक्ष कर होता है, इसे दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता। जैसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी अपने बिस्कुट का MRP रखता है 5 रुपये, उससे पहले जो होलसेल वाला इसे खरीद कर लाया होगा, तो वह इसे 5 रुपये से कम में लाया होगा, क्योंकि उसको GST भी देना होगा। उसके बाद उसने GST दिया। अब जब वो आपको बेचेगा तो 5 रुपए का बेचेगा, क्योंकि उसने GST दिया। तो GST को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसीलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो इसी तरह होता है भारत सरकार के व्यय, क्योंकि हम तो आय पता कर चुके। आय दो प्रकार की होती है, एक राजस्व आय, एक होती पूंजीगत आय। उसी तरह सरकार का व्यय भी होता है, एक होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है राजस्व व्यय।
तो अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो सरकार द्वारा जैसे सड़क निर्माण हो गया, अस्पताल निर्माण हो गया, स्कूल या सरकारी संस्थाओं का जो निर्माण होता है ये होता है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। अगर राजस्व व्यय की बात करें तो हो सकता है शायद आपको फ्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिला हो और कनेक्शन मिलने के बाद आप जब गैस सिलेंडर को भरवाने जाते हैं और वहां से लाते हैं तो उस पर आपको पूरे पैसे जमा करना होता है, लेकिन उसके बाद सुना होगा कि सब्सिडी का पैसा खाते में आ जाता है। तो भारत सरकार का जो व्यय होता है सब्सिडी हो गया, ब्याज हो गया, वेतन हो गया, इन चीज़ों पर सबसे अधिक खर्च हो जाता है, तो इसे ही कहा जाता है राजस्व खर्च। अब सरकार की आय और व्यय तो हम समझ चुके हैं, अब जानते हैं फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार का आय और खर्च के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो चलिए इसे और थोड़ा साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप एक महीने में 100 रुपये कमाते हैं और उस महीने में आपको खर्चा करना 120 रुपये, तो आपके आय से अधिक खर्च हो गया। तो जब आपके आय से अधिक खर्च होगा तो आप क्या करेंगे? उसको उधार लेंगे, लोन लेंगे या कुछ चीज़ बेचेंगे अपनी या कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे। तो इसी बीच का जो अंतर होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब 20 रुपये का घाटा हो गया, जो 20 रुपये का घाटा हो गया इसे ही कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब थोड़ा सरकार की तरफ चलते हैं, ये तो हमने अपने पर डिपेंड करके बताया। तो अब सरकार कैसे करती है? तो सरकार जितना आय होती है, जितना व्यय होता है उसका विवरण वर्ष में एक बार प्रस्तुत कर देता है, वो भी फरवरी में पहले सप्ताह में इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है और 1 साल तक चलता है। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। तो इसमें सरकार जितनी इनकम कर रही है और जितना खर्च कर रही है इसका विवरण देता है। अब मान लीजिए सरकार की पूरे भारत में जो आय हो रही है 1000 रुपये पर ईयर हो रही है। अब 1000 रुपये पर ईयर हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है? विकास करना भारत का। और हो सकता है आपको एक सुविधा और मिल रही हो, जैसे आपने नाम सुना होगा किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत जो गवर्नमेंट है 8000 रुपये सालाना प्रति किसान को देती है। इसके साथ साथ आपने फ्री राशन योजना नाम सुना होगा, शायद आपको फ्री राशन भी मिलता हो सकता है अगर आप यूपी से रिलेटेड हैं तो यूपी में 2 बार मिलता है, एक बार केंद्र सरकार का मिलता है, एक बार राज्य सरकार भी देती है। तो इसके आपके जीवन में या भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव होता है। तो जैसे आपको हमने बताया फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। अब सरकार 1000 कमा रही है और 1100 रुपये खर्च कर रही है, तो 100 रुपये का उसको क्या हो गया? घाटा हो गया। तो इस घाटा को भरने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी कि या किसी देश से लोन ले लिया जाए, या विश्व बैंक से ले लिया जाए, या IMF से ले लिया जाए, या जापान से ले लिया जाए, या भारत की जनता से लोन ले ले। जैसे आपने किसान विकास पत्र नाम सुना होगा, इसमें सरकार क्या करती है? किसान से पैसा बॉन्ड खरीदवाती है, तो आप बॉन्ड के पैसे देते हैं। या किसी संपत्ति को गिरवी रख दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको जो फ्री का राशन मिल रहा है या फ्री के पैसे मिल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, भारत के विकास पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो आपने नाम सुना होगा LIC, जरूर सुना होगा, शायद बीमा भी करवाया हो। रेलवे नाम सुना होगा और NGC नाम सुना होगा। ये सब क्या है? सरकारी संस्थाएं। और एक आपने नाम सुना होगा एयर इंडिया का, जिसका विलय टाटा ने कर लिया है। अब ये क्यों कर लिया? क्योंकि देखो, जब आपको फ्री में खिलाया जाएगा तो आपका कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाएगा ही। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, 100 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन आपको रिचार्ज 1 महीने में कितने करवाना है? क्योंकि ये जरूरी काम है ना। फिर आपको संविधान में राइट भी दे दिया गया डाटा खर्च करने का, तो डाटा जरूर खर्च करेंगे, रिचार्ज जरूर करवाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा। आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 120 का करवा रहे हैं रिचार्ज, तो क्या करेंगे? क्योंकि आप 100 से ज़्यादा बाहर से ला नहीं सकते, लेकिन खर्च 120 कर रहे हैं, तो 20 रुपये की भरपाई आप कैसे करेंगे? हो सकता है आपके पास डबल मोबाइल हो तो आप दूसरा मोबाइल बेच देंगे,
या मोबाइल नहीं है तो कुछ चीज़ गिरवी रख देंगे जिससे 20 रुपये प्राप्त करेंगे और अपने मोबाइल पर आप रिचार्ज करवा लेंगे। उसी तरह जो हमें फ्री का सरकार दे रही है, राशन दे रही है, पैसे दे रही है। आपने देखा होगा रेलवे में जो कर्मचारी हैं अब ज़्यादातर प्राइवेट होने लगी और धीरे धीरे प्राइवेट संस्थाएं उस पर अग्रणी हो रही हैं और उसका विकास कर रही हैं, या कह लें वो खुद अपने एम्प्लॉयमेंट रख रही हैं जिससे वो काम करते हैं और सस्ते में भी काम कर लेते हैं, जिससे जो बेरोजगारी वो बढ़ रही है किनको, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए। और इसी तरह सरकार जो होती सरकारी संपत्तियां बेच देती है और उन्हीं संपत्तियों को बेचकर आपको देती है। जो आप फ्री पाते हैं ये आपको सरकार बेचकर देती है। सन 2003 से भारत में जो बजट आता है ये घाटे का बजट होता है, मतलब हम कमाते कम है, खर्च ज़्यादा करते हैं। एक कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। अठन्नी मतलब 50 पैसे आप कमा रहे हैं और खर्च 1 रुपये कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी कुछ संपत्ति बिकेगी। वैसे ही भारत सरकार इस समय कर रही है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी सरकार की बुराई कर रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। इसके पहले भी ऐसी सरकारें हैं, सन 2003 से ऐसा चल रहा है कि सरकारें जो है सरकारी संपत्तियों को बेच ज़्यादा रही हैं, बना कम रही हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं ग्राफ के माध्यम से सरकार को किस चीज़ से कितना प्राप्त होता है और किस चीज़ में कितना खर्चा करना होता है। तो चलिए आप यहाँ पास हट जाते हैं, आपको जिससे ग्राफ दिखाई दे। आप यहाँ पास ये ग्राफ देख रहे हैं, तो आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं रुपया कहाँ से आता है। तो सबसे ऊपर है 6 पैसे। अगर आप अपनी इनकम मान ले 1 रुपये एक वर्ष में, ठीक है, तो उसी आधार पर दिया गया है। तो 1 रुपये में से 6 पैसे ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ, इससे आता है। जो सरकार ऋण देती है उससे इन्हें इनकम होती है। 10 पैसे मिलता है कर भिन्न राजस्व से, जो राजस्व होता है उससे आता है। जो कर राजस्व होता है उससे 10 पैसे ये इनकम प्राप्त करते हैं। माल और सेवा कर, जिसे नाम सुना होगा आपने जीएसटी, तो 18% सरकार को जीएसटी के माध्यम से इनकम होती है। 7 पैसे होती है केंद्रीय उत्पाद शुल्क के द्वारा, 4 पैसे होता है सीमा शुल्क के द्वारा और 17 पैसे आता है आयकर, जो आप इनकम टैक्स भरते हैं, और 18 पैसे आता है निगम कर द्वारा। 20% सरकार को प्राप्त होता है उधार और अन्य देयताएं पर, मतलब जो उधार सरकार देती है उनसे और अन्य चीज़ों को जोड़कर 20 पैसे इन्हें इनकम प्राप्त होती है। और चलिए अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं कि सरकार की जो इनकम होती है जाती कैसी है। तो आप यहाँ पास ग्राफ में देख पा रहे होंगे। तो अगर इस इनकम को भी हम कितना मान ले 1 रुपये, तो अन्य व्यय पर जाता है 10 पैसे, 6 पैसे जाता है पेंशन पर, 20 पैसे जाता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 10 पैसे जाता है वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर, 6 पैसे जाता है आर्थिक सहायता पर, 8 पैसे रक्षा पर, 18 पैसे ब्याज अदायगी पर, 13 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, 9 पैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में। तो आप यहाँ पास सोच रहे होंगे कि 1 रुपये इनकम थी, 1 रुपये खर्च। अब सरकार के पास 1 रुपये आता है तो उसकी भी वैल्यू कितनी, 100%। अब उसको हम 120 रुपये बना ले तब भी वो 100% होगा जो खर्च करेंगे, ठीक है। ये आय अलग है, खर्च अलग है। अब ये ना सोचना कि 1 रुपये में इसको भी बता दिया, 1 रुपये में उसको। जो 1 रुपये आय वाले में था तो वो 100% की वैल्यू थी। अब उसमें कुछ ज़्यादा खर्च करने के लिए उन्होंने जोड़ा होगा, या किसी सरकार से उधार लिया होगा या जनता से उधार लिया होगा, उससे जोड़कर जो पैसा बना है उसकी भी हमने 1 रुपये वैल्यू मानी है और उसका वितरण आपको बताया है। तो अब जान लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं महंगी हुई है और कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं। तो महंगी होने की बात करें तो जितने भी उत्पाद एल्कोहलिक हैं, मतलब धूम्रपान वाले, इनका जो रेट है इन पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। सिगरेट, शराब, इन चीज़ों पर जो जीएसटी बढ़ा दी गई है। और सस्ता होने की बात करें तो सस्ता होने में जैसे लिथियम आयन बैटरी, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, हमारा वीडियो मोबाइल पर देख रहे होंगे, तो ये जो मोबाइल चल रहा है इस पर जो बैटरी लगी है वो होती है लिथियम आयन की बैटरी। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जैसे आपने स्कूटी देखा होगा, मोटरसाइकिल देखा होगा, 4 व्हीलर देखा होगा,
इनमें भी यही लगती है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन भविष्य में जो सरकार है इनका अपग्रेड करेगी और इसको चलाया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल से। चलिए इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। और जो इलेक्ट्रिक वाहन है इन पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हुई वस्तुओं को इस समय सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ साथ लेंस, टेलीविज़न, इन पर भी जीएसटी कम कर दी गई है। अगर आप इस बजट की पीडीएफ चाहते तो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कमेंट में लिखकर भेज देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।